हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 1.1 से 1.10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, अमॉर्फस, अक्रिस्टलीय मतलब अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको पता है प्रकृति में ठोसों को दो भागों में बांटा गया है, या तो क्रिस्टल होगा या अक्रिस्टल। तो बच्चों की पॉइंट्स है ना, क्या क्या शब्द लिखना है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आपको लिखना है अवयवी कणों की अनिश्चित और अनियमित व्यवस्था होती है। इनमें लघु परास होता है ना, लघु परास व्यवस्था होती है कणों की। लघु परास मतलब कुछ हद तक तो, कुछ देर तक तो व्यवस्थित होते हैं, फिर अनियमित आ जाती, फिर कुछ देर तक व्यवस्थित होते हैं, फिर अनियमित आ जाती है ना। तो इनमें कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। ये समदैशिक होते हैं, गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इन गुणों वाले ठोसों को क्या कहते हैं? अमॉर्फस, अक्रिस्टलीय ठोस। उदाहरण तो आप कह सकते हैं कांच हो सकता है, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित कणों से बने हैं। इन ठोसों में अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु या आयन की व्यवस्था केवल लघु परासी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती मतलब रिपीटेशन, पुनरावृत्ति व्यवस्था केवल अल्प दूरियों तक ही देखी जाती है। इनकी आकृति अनियमित होती है, प्रकृति समदैशिक होती है और गलनांक जो है वो लिखा है, देखो नीचे है ना, गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। उदाहरण कांच, रबर और प्लास्टिक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय पद से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग देखो कि कोई ना कोई कंडीशन ऐसी है जहां ये कह रहा है क्वार्ट्ज को कांच में बदल सकते हैं। इसका मतलब क्वार्ट्ज और कांच का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। भाई एक कंपाउंड को दूसरे में बदल तो दूं, है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण वो तो सेम होने चाहिए ना, तब हम बदल देंगे। भाई कांच क्या है तो हम कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच सिलिका का रूप है लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन क्वार्ट्ज सिलिका का रूप है लेकिन वो क्रिस्टलीय ठोस है। उसमें SiO4 के चतुष्फलक निश्चित और नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कांच में ऐसा नहीं होता है। तो कांच अति शीतित द्रव है, अक्रिस्टलीय ठोस है, अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। लेकिन क्वार्ट्ज सिलिका का ही रूप है लेकिन क्रिस्टलीय ठोस है। अवयवी कणों की व्यवस्था तो रेगुलर होती है, निश्चित होती है, नियमित होती है। अगर हम क्या करें कि हम क्वार्ट्ज को गर्म करें, इतना गर्म करें कि वो पिघल जाए और अचानक से ठंडा कर दें, तो जो एक क्रिस्टल बनने में ना टाइम लगता है। अगर क्रिस्टलाइज अगर आप करते है ना, अगर आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको क्रिस्टल्स बनाने, तो वो एक टाइम लेता है, प्रॉपर समय लगता है कि हाँ अब वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज हो रहा है, रेगुलर वे में क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुमने क्वार्ट्ज को गर्म कर दिया, पिघला दिया और सडन ठंडा कर दिया, अपने आप ही उसको सॉलिड बनने दो, तो फिर नियमित व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी, तब आपको मिलेगी अनियमित व्यवस्था। तो अनियमित व्यवस्था और फॉर्मूला सेम है, तो अनियमित व्यवस्था क्वार्ट्ज की वो कांच ही तो हो। क्लियर? तो आप बताएंगे कि भाई कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, अवयवी कण यानी SiO4 चतुष्फलक, ठीक है बच्चों, सिलिकॉन है ना हमारे पास Si, ठीक है, संयोजकता इसकी 4 है, तो ये SiO4 के चतुष्फलक है। अब आपको लगेगा कि ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन तो सेट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, 3D है ना बच्चों, ये संयोजकता है, आगे कनेक्टेड है। सारे चतुष्फलक नियमित रूप से क्या होते, व्यवस्थित होते हैं। तो कांच में तो केवल लघु परासी व्यवस्था है क्योंकि कांच अक्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है ना, इसी का क्रिस्टलीय फॉर्म है। और SI4 इकाइयां दीर्घ परासी व्यवस्था को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पहले भी पढ़ा रखा है थियरी में, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी बच्चों वहां तक क्या होगा, निश्चित और नियमित व्यवस्था। मैंने कहा था कि जो सेना की परेड होती है ना, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, जहां तक तुम्हारी नजर जाएगी ना एकदम परफेक्शन नजर आएगा, है ना। तो क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, SiO4 की इकाइयां दीर्घ परासी व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित है। कांच को अगर पिघला दे और अचानक से, है ना, फटाफट ठंडा कर दे, तो क्वार्ट्ज जो है वो कांच में बदल जाता है, यानी क्रिस्टलीय रूप अक्रिस्टलीय में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने सडन ठंडा कर दिया, एकदम से गर्म किया, पिघलाया और ठंडा कर दिया, तो व्यवस्थित होने का समय नहीं मिला। दैट्स व्हाई क्वार्ट्ज कांच में बदला जा सकता है।
ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट 1.3 हो जाएगा, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए। मतलब आपको पहचानना है, क्रिस्टल है तो कौन सा है और क्रिस्टल नहीं है तो अक्रिस्टल लिख दो। तो बच्चों पहला है P4O10, P मतलब फॉस्फोरस, तो 4 फॉस्फोरस है तो टेट्रा फॉस्फोरस, 10 ऑक्सीजन है तो डेका ऑक्साइड। ठीक है, इंग्लिश में लिख दो, ये है डेका ऑक्साइड। तो बच्चों P4O10 तो हम कहेंगे ये तो अणु है, एटम्स फिक्स है ना, 4 फॉस्फोरस रखने 10 ऑक्सीजन रखने तो ये अणु है। तो P4O10 जो है बच्चों ये तुम्हारा आणविक ठोस होगा। ठीक है, और ध्रुवीयता की बात पूछे तो ये अध्रुवीय है, तो हम कहेंगे भाई ये आणविक ठोस है P4O10। ठीक है, चलो P4O10 आणविक है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, तो बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड की अगर आपने व्यवस्था देखी हो 3D में तो इस तरह से बहुत बड़ी ज्योमेट्री है ना, त्रिविम आकाश में विशालकाय संरचना बनाता है। ठीक है, SI के नीचे C रखना है, C के नीचे SI रखना है, तो ये त्रिविम आकाश में विशालकाय संरचना बनाता है, इसलिए इसे सहसंयोजक त्रिविम ठोस कहते हैं। तो SiC हो जाएगा तुम्हारा सहसंयोजक त्रिविम ठोस, कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, है ना। और इससे तो सहसंयोजक ही पूछा है तो मैं सिर्फ सहसंयोजक लिख रही हूँ। P4, तो बच्चों P4 फिर से एक अणु है, 4 एटम ही तो है ना। P4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, P फॉस्फोरस है ना भाई, 3 तरह का फॉस्फोरस होता है, सफेद फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, है ना। तो सिर्फ P4 है, मतलब व्हाइट फॉस्फोरस है ना, क्रिस्टलाइन जरूर है लेकिन ये एक अणु है, 4 ही फॉस्फोरस एटम है, तो हम कहेंगे ये आणविक ठोस है। फिर ग्रेफाइट, तो बच्चों ग्रेफाइट, अच्छा 1 2 उधर है, चलो पहले इधर वाले सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे कार्बन। कार्बन जो है वो षटकोणीय पर्तीय व्यवस्था में व्यवस्थित है, संकरण sp2 है, तो हम कहेंगे 3D में बहुत बड़ी ज्योमेट्री बनाता है और संबंध सारे सहसंयोजक होते हैं। तो हमें तो ऐसे ही बांटना है, सहसंयोजक है कि नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सहसंयोजक त्रिविम ठोस, है ना। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड तो इसका त्रिविम होना चाहिए, कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आरबी रुबीडियम। तो मुझे बताओ, रुबीडियम तो धातु है ना, तो धात्विक ठोस में हम डाल देते हैं रुबीडियम, आरबी मेटालिक सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट SI, तो बच्चों सिलिकॉन भी अपने आप में क्या है ना। आप SI देखिए मैं सोचना एक परमाणु है, नहीं, सिलिकॉन इस तरह से 3D में ज्योमेट्री है। आपने अर्धचालक पढ़ा है ना, अर्धचालक पढ़ा है हमने, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है सिलिकॉन, है ना। तो सहसंयोजक त्रिविम ठोस है, तो यहाँ आपको वापस लिखना है कोवेलेंट 3D नेटवर्क सॉलिड, सहसंयोजक त्रिविम ठोस। ठीक है, फिर बच्चों अमोनियम फॉस्फेट, तो नाम से क्या लग रहा है, अमोनियम प्लस फॉस्फेट माइनस, तो प्लस अलग माइनस अलग, आयंस में टूट गया, तो ये तुम्हारा आयनिक ठोस है। तो अमोनियम फॉस्फेट क्या है, तो हम कहेंगे आयनिक ठोस है। I2, तो बताओ I2 तो अणु है ना, I2 दूसरा I2 तीसरा I2 वंडरवॉल आकर्षण बल होते, तो हम कहेंगे I2 एक अणु है, दैट्स व्हाई ये आणविक ठोस है। ठीक है, फिर बच्चों प्लास्टिक, तो प्लास्टिक तो क्रिस्टल ही नहीं है, अक्रिस्टल है ना, प्लास्टिक में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है निश्चित, तो हम कहेंगे प्लास्टिक को आप डाल दो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। ठीक है, फिर पीतल, तो बच्चों पीतल जो है वो मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का, है ना। तो कॉपर और जिंक दोनों ही धातु है, तो धात्विक ठोस में डाल दो आप पीतल। ठीक है, आणविक ठोस में आप I2 भी डाल सकते थे। फिर बच्चों लिथियम ब्रोमाइड, तो लिथियम प्लस और ब्रोमाइड तो हम कहेंगे माइनस, तो लिथियम ब्रोमाइड में लिथियम प्लस है, ब्रोमाइड माइनस है, आयंस है, तो ये आयनिक ठोस है। तो लिथियम से मुझे याद आया रुबीडियम हमने नहीं किया, तो बच्चों रुबीडियम तो धातु है, आप ग्रुप 1 में जाओ, क्षार धातु, हा लीना की रब से फरियाद, तो हा मतलब हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, की पोटेशियम, रब रुबीडियम,
तो भाई धातु है ना, क्षार धातु, तो धातु है तो धात्विक सॉलिड है ना, तो रुबिडियम हमने डाला ना, धात्विक ठोस, ठीक है, मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 1.3 एक्सरसाइज चैप्टर सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है बच्चों, उपसह संयोजन संख्या से क्या समझते हैं? तो मुझे बताओ, उपसह संयोजन संख्या, तो किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक गोला है ना, किसी अवयवी कण के चारों तरफ उपस्थित अन्य कणों की संख्या जिनको वो स्पर्श करता है, टच करता है, उसे क्या बोलेंगे? उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। तो किसी कण के लिए निकटवर्ती कणों की संख्या है ना, उपसह संयोजक संख्या कहलाती है, जिसे वो टच करता है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित परमाणुओं की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी? एक घनीय निबिड़ संकुलन। तो बच्चों घनीय निबिड़ संकुलन मतलब गोलों की सीसीपी व्यवस्था। तो सीसीपी व्यवस्था में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो हम कहेंगे सीसीपी में हमने पढ़ा है, सीसीपी हो चाहे एचसीपी हो, सीसीपी में उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों सीसीपी में व्यवस्था में कितना था? तो हम कहेंगे 12, यही सोचा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा सीसीपी के अंदर। देन बच्चों अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर्ड, तो बीसीसी। तो बीसीसी मैंने सैंडविच जैसा बताया था, है ना, एक ब्रेड नीचे ले लो, बीच में राइस बॉल और फिर ब्रेड, तो ब्रेड के चारों कोनों को राइस बॉल टच करेगी और नीचे वाले के भी चारों कोनों को टच करेगी, तो टोटल 8 हो गए। तो बच्चों बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो सीसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, समन्वय संख्या उपसह संयोजन संख्या 12, और बीसीसी में तो आपको आंसर देना है 8। देन यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व, ठीक है, घनत्व मतलब आपको डेंसिटी दे रखी, एकक कोष्ठिका की विमाएं ज्ञात है, तो आप परमाणु द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे? स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अगर आपको घनत्व दिया हुआ है तो हम कहेंगे घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का अगर आपको कोई टुकड़ा दिया और आपको घनत्व पता है तो हम कहेंगे घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। फिर आप कह रहे एक कोष्ठिका विमा पता है, मतलब उसका जो घन बन रहा है ना, मात्रा कोष्ठिका बन रही है, उसकी एक कोष्ठिका विमा, यानी आपको उसके किनारे की लंबाई पता है, एज सेंटर, एज लेंथ पता है, तो हम कहेंगे आयतन निकाल देंगे, घन का आयतन, है ना। घन का आयतन क्या होता है? तो हम कहेंगे भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, ठीक है। द्रव्यमान, तो बच्चों अगर पूरे क्रिस्टल में Na परमाणु है, 1 मोल परमाणु है, तो द्रव्यमान अणु भार के बराबर होगा, परमाणु भार के बराबर होगा। एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ, तो आप कहेंगे Na से भाग लगा दो। और कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं? तो हम कहेंगे कौन सी कोष्ठिका है बताओ? तो SCC है, BCC है, FCC है, ECC है। तो कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तो Z। तो बेटा हमारे पास द्रव्यमान आ गया और घनत्व आयतन आ गया। तो घनत्व का फॉर्मूला हमने सीख रखा था, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। तो ये कह रहा है भाई ये सारा डेटा तो आपको पता है ना, तो आप सिर्फ ये बता दो कि परमाणु द्रव्यमान की गणना कैसे करोगे, तो m निकाल दो। तो भाई तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी m, तो बच्चे m बराबर क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे डेंसिटी घनत्व इंटू ए क्यूब आयतन इंटू Na आवोगाद्रो संख्या डिवाइडेड बाय, तो बच्चों Z, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान फाइंड करने का फॉर्मूला। m फाइंड करना है, d इंटू ए क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय Z। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट है किसी क्रिस्टल की स्थिरता, मतलब स्थायित्व की बात कर रहा है, उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए, किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर और मेथेन के गलनांक इकट्ठे करो और इन अणुओं के मध्य अंतर आणविक बलों के बारे में आप क्या सकते हो, क्या बोल रहे हो वो समझाओ, क्या सोचते हो। तो बच्चों अगर गलनांक ज्यादा है मतलब कणों के मध्य आकर्षण ज्यादा है ना, वो क्या करेगा, जल्दी नहीं पिघलेगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई गलनांक जो है एग्जैक्टली अवयवी कणों के मध्य आकर्षण को बताता है। जितना ज्यादा अवयवी कणों के मध्य आकर्षण है स्थिरता ज्यादा है, ठीक है। मतलब पानी तो 0 पे पिघलता है ना, पानी का बर्फ का अगर मैं बोलूं कि गलनांक तो तुम कहोगे 0, ठीक है। तो अल्कोहल का, तो अल्कोहल से 0 से भी नीचे,
है ना, वो जीरो से नीचे ही पिघला हुआ ही रहता है। फिर ईथर तो और नीचे, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा जीरो पे पिघल गया, तो जीरो भी तो ठंडा ही, तो भाई जीरो पे पिघलना शुरू हो गया, औरों को देखो और तो माइनस में पिघल रहे, तो विस्थाई तो कम हुआ ना। तो ये कह रहे हैं किसी डेटा बुक से सबके गलनांक नोटिस करो। तो हमने डेटा बुक से कलेक्ट किया, तो भाई जल का गलनांक 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एथिल अल्कोहल का माइनस 158.8 केल्विन, और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो माइनस का 141, मतलब जमेगा ही नहीं ना, माइनस के 141 पे तो द्रव ही है, ठीक है। और डाई एथिल ईथर तो 156 और नीचे, और मैथेन तो 90.5 है ना, मतलब 180 190 के पास चले जाओगे ना, तब जाके तुम्हें लगेगा कि अच्छा अब मैं इसको ठोस बना सकता। तो कितना ठंडा मांग रहा है वो, कितनी कूलिंग मांग रहा है, हीट कितनी लॉस कर रहा है, तब जाके वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो हम कहेंगे गलनांक जितना ज़्यादा होगा स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा है ना। तो आप क्या बताएंगे, किसी क्रिस्टल की स्थिरता अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के परिमाण पर निर्भर करती है। क्लियर? मतलब तो हम कहेंगे भाई आकर्षण बलों में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण ज्यादा है, तो वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, वो पिघलेंगे ही नहीं। आई बात समझ? फिर आकर्षण बल अधिक होने पे क्रिस्टल की स्थिरता अधिक होगी और ठोस का गलनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों आप देखो, जल और अल्कोहल में फिर भी ज्यादा है, 273 158 इनसे कंपैरेटिवली। तो पानी में सबसे ज्यादा गलनांक क्यों है? तो हम कहेंगे जल के अणुओं के मध्य आकर्षण सर्वाधिक है। क्यों सर्वाधिक? कि जल के अणु फटाफट पास लिया है, आप जीरो पे पास आ गए, अल्कोहल तो माइनस में जा रहा है, बहुत ठंडा करो जब पास आ रहे, है ना। और मेथेन तो बहुत ही ज्यादा ठंडा करो, 90 केल्विन के आसपास ले रहा है, सेंटीग्रेड में तो बहुत नीचे चला गया, माइनस में बहुत नीचे जाएगा। तो हम कहेंगे अणु पास पास आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? तो आकर्षण नहीं है। भाई आकर्षण होता तो लोग जल्दी नजदीक आ जाते, आकर्षण है ही नहीं, जबरदस्ती आप उसको पास में ला रहे हो, मतलब ठंडा कर रहे हो, इतना ठंडा कर रहे हो, इतना ठंडा कर रहे हो, है ना। थोड़ा ये ध्यान रखना, केल्विन और सेंटीग्रेड का थोड़ा टेंशन है, मतलब ये तो 0 डिग्री पे अणु पास पास आ गए, इसको पास लाना है तो तुमसे माइनस का 141, उसको लाना है तो माइनस का 138 या ऐसा कुछ आएगा, और नीचे चले जाओ, इतना ठंडा करो कि बिल्कुल उस बेचारे की एनर्जी खत्म हो जाए, तो हम उसको पास में ला सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो इस मतलब आपस में आकर्षण पहले था ही नहीं, खुद तो नजदीक आ ही नहीं रहा, हमारे एफर्ट्स लगवा रहा है, ठीक है। तो गलनांक ज्यादा है, मतलब वो क्या है, वो ठोस अवस्था में जल्दी आ रहा है, ठोस अवस्था में जल्दी आ रहा है। क्यों? क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। तो ले देके गलनांक स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? तो हम कहेंगे देखो भाई, जल का सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंध होता है, जल और जल के अणु के मध्य अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है। तो तुम कहोगे तो अल्कोहल में भी होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ ना कि भाई जल यानी HOH, है ना, जल यानी HOH। तो बच्चों पानी में एक जल का अणु 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है, देखो, है ना। और बर्फ की बात करो तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो नजदीक आने के चांसेस ज्यादा है, बंध ज्यादा है, खिंचाव ज्यादा है। लेकिन अल्कोहल में एक हाइड्रोफोबिक भाग भी तो आ गया, एक हाइड्रोकार्बन भाग आ गया, ये आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाने में मदद नहीं करेगा। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध है लेकिन उतना प्रबल नहीं है जितना पानी में है। तो पानी का गलनांक ज्यादा है 0, अल्कोहल का गलनांक आपका नीचे चला गया माइनस में। क्लियर? इस वजह से आपको बता रहा है भाई, हमने डेटा जो कलेक्ट किए वो डेटा ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल जल के अणुओं में है, फिर अल्कोहल में है, डाई एथिल ईथर में द्विध्रुव आकर्षण बल है ना, लेकिन बहुत वीक होता है, और मैथेन तो अध्रुवीय है, और अध्रुवीय में हमेशा वॉन्डरवॉल फोर्स होते, लंदन फोर्सेस होते, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और भी डाउन है, कम है, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था बच्चों। 7th में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कैसे करेंगे। तो बच्चों पहला है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, और दूसरा है घनीय निबिड़ संकुलन। तो बच्चों षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में लिखे हम HCP, ठीक है, ये जो व्यवस्था है ना इसे हम कहेंगे HCP। और घनीय निबिड़ संकुलन, तो बच्चों घनीय निबिड़ संकुलन जो व्यवस्था है ये हमारी है CCP, ठीक है। अब हमें तो डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों यहाँ कणों की जो व्यवस्था होती है
वो ए बी व्यवस्था होती है, मतलब पहली परत दूसरी तीसरी वापस सेम होती है। यहाँ क्या व्यवस्था होती है, तो हम कहेंगे यहाँ ए बी सी व्यवस्था होती है। फिर बच्चों संकुलन दक्षता दोनों की 74% है। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजक संख्या जो है वो दोनों का 12 है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ। फिर आपको लगे एक ही अंतर लिखा, तो दूसरा आप लिखो, है ना। ए बी व्यवस्था है, मतलब गोलों की पहली परत षटकोणीय व्यवस्था में है, दूसरी उसके गर्तों में है और तीसरी परत पहली के समान है। इस तरह से हमें ए बी व्यवस्था प्राप्त होती है। वहां आपको लिखना है गोलों की पहली परत षटकोणीय निबिड़ संकुलन में है, दूसरी परत प्रथम परत के गर्तों में है और तीसरी परत दूसरी के गर्तों में है। तो तीनों परतें अलग अलग हैं, तो ए बी सी व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। तो क्रिस्टल जालक किसे बोलेंगे, सेकेंड की बात करें, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। तो बच्चों क्रिस्टल जालक मतलब क्या लिखे, क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम आकाश में निश्चित व नियमित व्यवस्था। ठीक है, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की त्रिविम आकाश में निश्चित और नियमित व्यवस्था को क्या बोलेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे निश्चित और नियमित व्यवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है भाई, क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक का प्रत्येक बिंदु अवयवी कण यानी अणु परमाणु या आयन की स्थिति को दर्शाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु। फिर ये कह रहा है एकक कोष्ठिका से आप क्या समझे, तो बच्चों एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका यूनिट सेल को समझा दो, तो हम कहेंगे भाई पूरा जालक अगर हमने बना दिया है, पूरा 3D अरेंजमेंट हमने बना दिया है, तो उसकी एक छोटी से छोटी इकाई जिसको अगर मैं त्रिविम में बार बार दोहराऊं तो संपूर्ण जालक बन जाएगा। तो क्रिस्टल जालक की वो छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पे संपूर्ण जालक प्राप्त हो जाता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। बस तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है, तो लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, किसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक भी लिख सकते हैं बच्चों, एक ही बात है ना। क्रिस्टल जालक में जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पे, मतलब रिपीटेशन करना है, जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति, बार बार का मतलब पुनरावृत्ति हुआ ना, रिपीट करना। ठीक है, पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। ठीक है, कंप्लीट लैटिस आपको मिल जाए बच्चों, संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। उस छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं, है ना, तो हम कहेंगे उस छोटी से छोटी इकाई को मात्रक कोष्ठिका यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है भाई, मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। क्लियर है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर आपसे पूछा है बच्चों, क्या पूछा है भाई, चतुष्फलकीय रिक्ति से आप क्या समझते हो, अष्टफलकीय रिक्ति से क्या समझते हो। तो चतुष्फलकीय रिक्ति यानी बच्चों ऐसी रिक्ति जिसका निर्माण 4 गोलों के संपर्क में आने से होता है। दोनों रिक्तियां सीसीपी लैटिस में ही होती हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसी रिक्ति जिसका निर्माण 4 गोलों के संपर्क में आने से होता है, मतलब आपने ही रख दिया पहला। ठीक है, ये
फर्स्ट गोला बना दिया हमने, फिर ये दूसरा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, अब तुम्हें बाउंड्री लाइन नहीं दिख रही, तो बाउंड्री लाइन बनाएं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब तुम्हें बीच में छेद दिख रहा है, छोटी सी जगह, बॉल है ना, ये तो सर्किल है, बोर्ड पे तो सर्किल है, वृत्त है, लेकिन एक्चुअली तो बॉल है। 3 बोलो जोड़ दो, तो 3 जोड़ोगे तो बीच में गड्ढा तो रह गई। अब ये पहली परत है, दूसरी परत को आपको ऐसे रखना है कि वो इसके जस्ट ऊपर आए, ऐसे, ये समझे। ये तो ये जो गड्ढे वाली जगह है ना, ये थोड़ा ना भरेगी, तो बिल्कुल रहेगी बीच में। तो बीच में जो स्पेस है ना बच्चों, वो स्पेस जो कहलाएगा वो आपका चतुष्फलकीय रिक्ति ऐसा बनेगा। देखो पहले 3 बॉल्स थी, चौथी ऊपर थी, है ना, ये ऊपर है, बोर्ड में से दिख रही है, तो हम कहेंगे अब ये इनके सेंटर मिलाएंगे ना, तो चतुष्फलकीय रिक्ति। तो आपको बताना है ऐसी रिक्ति जो 4 गोलों के संपर्क में आने से बनती है। रिक्ति या गर्त कह दो, वॉइड कह दो, अंतराकाश कह दो, तो ऐसी रिक्ति या अंतराकाश जो 4 गोलों के संपर्क में आने से, 4 गोलों के संपर्क में आने से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, 4 गोले अगर एक दूसरे के संपर्क में आए तो जो वॉइड बनेगा वो चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय को समझाओ तो बच्चों अष्टफलकीय में क्या करना है, तो गोलों की पहली परत में 3 गोले रखने हैं। तो हम कहेंगे देखो ये पहला रख दिया, ये दूसरा रख देते हैं और ये तीसरा रख लेते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर 3 परतें और, है ना, तो देखो पहले जो रखे है ना वो एक ऊपर 2 नीचे भी 3 बॉलें जोड़ दो, और दूसरे ऊपर भी 3 बॉलें जोड़ो, लेकिन उल्टा रखो। यहाँ एक ऊपर 2 नीचे है ना, इस बार 2 बॉल्स ऊपर है, ये आपकी 1, ये 2 और ये तीसरी। तो बच्चों यहाँ सेंटर में ना एक जगह आएगी, आप करके देखेंगे वैसे भी तो पता चल जाएगा। भैया हमारी 1 बॉल थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी थी, तो ये बीच में एक स्पेस आपको ऐसा मिलेगा, है ना, यहाँ कि यहाँ आपको खाली जगह मिलेगी। तो ये खाली जगह 3 गोले नीचे 3 गोले ऊपर, उनके बीच में फंसी हुई है। ठीक है, तो वह रिक्ति जो 6 गोलों के संपर्क में आने से बनती है। ठीक है, ऐसी रिक्ति जो 6 गोलों के स्पर्श से बनती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 गोलों के स्पर्श से बनती है, उसे क्या कह लेंगे, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये तो आपका इधर रहेगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड आपका ये रहेगा। क्लियर, तो ये सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या देखेंगे, देखो नीचे के 3 गोले जो थे ना बच्चों, वो कुछ इस तरह से थे, है ना, और ऊपर के जो 3 गोले हैं ना वो कुछ इस तरह से। अब इनको अगर मिलाने जाओगे ना तो ये अष्टफलक बन रहा है, इसलिए इसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, किनारे के केंद्र और काय के केंद्र पे होती है ना। मान लो सीसीपी लैटिस है, तो सीसीपी की कोष्ठिका क्या निकलती है, एफसीसी। तो तुम सोचो ना, एफसीसी में 4 दीवारों पे 4 बॉल्स है। अब जिस रूम में हो, सोचो चारों दीवारों से बॉल निकल के तुम्हारे पास आ रही, तो 4 तो ये होगी, छत से भी आ रही है और फर्श से भी आ रही है, तो बीच में खाली गड्ढा तो बनेगा ही ना, सारी बॉल टच तो हो नहीं रही, तो फिर उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम कहेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे 8th क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु हैं। तो बच्चों पहला है एफसीसी घनीय, फलक केंद्रित घनीय, मतलब घनीय जालक जो है ना, सिस्टम त्रिविम जालक पढ़ाए थे ना 7 तरह के, तो घनीय जालक है, कोष्ठिका एफसीसी निकली। ठीक है, तो कोष्ठिका एफसीसी निकली, तो यहाँ कर्ण कहाँ होंगे, तो हम कहेंगे एफसीसी में कहाँ होते हैं, 8 कोनों पर है और बाकी 6 फलक के केंद्र पर है। ठीक है, तो
8 कोनों पे 8 मिलेंगे, जालक बिंदु कितने, तो कोनों पे 8 और 6 फलक पे 6, तो जालक बिंदु तो 14 ही है। योगदान तो आपको पता है कोने वाले का योगदान 1/8 होता है, फलक के केंद्र वाले का योगदान 1/2 होता है, और Z FCC हमें पता है 4, FCC में अवयवी कणों की संख्या तो 4। जालक बिंदु कितने, तो जालक बिंदु 14 है, 14 है, 8 कोनों पे और 6 फलक के केंद्र पे। फिर बच्चों फलक केंद्रीय चतुष्कोणीय, मतलब त्रिविम जालक का सिस्टम जो है ना वो चतुष्कोणीय है, टेट्रागोनल, याद है ना, डस्टर टाइप है ना, तो उसमें भी अगर FCC कोष्टिका निकलती है तो कंडीशन सेम रहती है, कोई चेंज थोड़ा ना है, दोनों सेम ही है। तो FCC चतुष्कोणीय, सॉरी नॉट चतुष्फलकीय, FCC चतुष्कोणीय, तो बच्चों यहाँ पे भी यही है, 8 कॉर्नर पे है और 6 फलक के केंद्र पे है, तो जालक बिंदु तो इसमें भी 14 है, और योगदान तो वापस वही 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो Z निकालने जाएंगे तो 4। और अंत केंद्रित मतलब बच्चों BCC, तो जालक बिंदु कौन से, तो हम कहेंगे 8 तो कोनों पे है ना, और 1 काय के केंद्र जिसका कोई शेयरिंग नहीं है ना, साजित नहीं है, पूरा योगदान इसी में, काय के केंद्र पर। तो बच्चे कोने वाले का योगदान तो 1/8, और अगर पूरी बॉल आपके रूम के अंदर ही है, घन के अंदर ही है, तो ये बटेगा तो नहीं बटेगा, तो इसमें योगदान 100%, तो आंसर तो आपको पता होना चाहिए Z BCC हमें क्लियर है कि भाई Z BCC 2 है ना, और तो हम कहेंगे और Z BCC 2 है, Z FCC 4 है, और Z चतुष्कोणीय तो भी सेम होता है, तो वो भी कितना है, 4 है, ठीक है। लेकिन इससे तो पूछा है जालक बिंदु, तो बच्चों जालक बिंदु 8 और 6 है ना, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखें, नंबर कट दी जाए, ठीक है। अगर होगा FCC घनीय में जालक बिंदु कितने, लेटिस पॉइंट, तो भाई 8 कोने पे और 6 इधर 14, इसमें जालक बिंदु कितने हैं, तो सेम, जो उधर है वो इधर है ना, और इसमें जालक बिंदु कितने हैं, तो बताओ, इसमें जालक बिंदु कितने, तो हम कहेंगे 8 कोनों पे 8 और 1 इधर, तो BCC के जालक बिंदु 9 है। योगदान अलग चीज है बच्चों, जालक बिंदु मतलब कणों की संख्या, प्रति कोष्ठिका कणों की संख्या कितनी है, तो दिखते 9 है, लेकिन अगर हम बांट बटोगे और अपने हिस्से में देखें तो 2 ही कण आएंगे, ठीक है, BCC में। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन करो धात्विक और आयनिक क्रिस्टल में समानता और विभेद का आधार क्या है, ठीक है। अब देखो आकर्षण बल, सामर्थ्य, आयनों की गति, सबको ध्यान में देना, मतलब आंसर आपको आकर्षण बल के आधार पे देना है, सामर्थ्य पे देना है, आयनों की गति को ध्यान में रखते हुए देना है। तो मुझे बताओ धात्विक बल और धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल, समानता के बारे में सोचूं तो पहले तो दोनों क्रिस्टल है ही सही। अब मुझे बताओ धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल, आकर्षण बल की बात करूं तो आयनिक क्रिस्टल में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, लेकिन आयंस के बीच में होते हैं, धन आयन और ऋण आयन के बीच में, लेकिन समानता है कि हाँ भाई इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। धात्विक क्रिस्टल में भी स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन किसमें, तो भाई धातु में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहता है घूमने के लिए, तभी तो चालक है ना, तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन अलग कर दो और बचा हुआ यानी कर्नल, तो धातु धनायन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। किसके बीच में होते हैं वो डिफरेंस है, लेकिन स्थिर विद्युत आकर्षण बल दोनों में होते हैं। फिर आयनिक क्रिस्टल में करंट आता है, अब वो एक अलग बात है, जलीय विलयन में आता है या पिघली अवस्था में आता है, करंट तो आता है, और आयनिक क्रिस्टल के अलावा धात्विक क्रिस्टल उसमें तो करंट आती ही, अब चाहे वो पिघला हुआ हो चाहे ठोस अवस्था में हो, चालक दोनों होते हैं, ठीक है। फिर धात्विक बंध अदिशात्मक है और आयनिक बंध अदिशात्मक है। अभी क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। देखो दिशात्मक बंध, डायरेक्शनल बंध जिसमें संकरण होता है, अतिव्यापन होता है, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक भाग लेते, इनमें ऐसा नहीं, इनमें आपने ट्रांसफर कर दिया, ये 3D स्ट्रक्चर है ना, तो इनमें दिशात्मक कुछ नहीं होता है, प्लस के चारों तरफ माइनस है और माइनस के चारों तरफ प्लस है, तो डायरेक्शनल नहीं है कि एक लोब आ रही है या दूसरी लोब आ रही है या वृत्ताकार एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोनों बंध क्या है, अदिशात्मक है। तो समानताएं अगर देखें तो आयनिक और धात्विक दोनों में स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। आयनिक में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य है, धात्विक में संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, कर्नल मतलब बाकी बचा हुआ,
भाई बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बचेगा क्या, है ना, तो कर्नल बोलते हैं उसे। फिर आयनिक और धात्विक दोनों क्रिस्टल में बंध अदिशात्मक है। अंतर बता दो, तो बच्चों आयनिक क्रिस्टल में आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब ठोस अवस्था में करंट नहीं आएगा, गलित अवस्था और जलीय अवस्था में ये चालक है। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो ये ठोस अवस्था में भी करंट पास करेगा, गलित में भी करेगा। फिर आयनिक ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनमें, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा आयनिक ठोस कठोर और भंगुर क्यों होते हैं, तो भाई कठोर तो इसलिए होते हैं क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण होता है, और भंगुर का मतलब समझे, जैसे नमक की डली उठा दो और प्रेस करो तो टूट जाती, तो भंगुर मतलब प्रेस करते ही टूट भी जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो बच्चों आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई ये आपका आयनिक क्रिस्टल है, तो हम कहेंगे हाँ आयनिक क्रिस्टल में प्लस के चारों तरफ माइनस और माइनस के चारों तरफ प्लस, तकलीफ क्या है, ऐसा तो है ही। तो आयनिक क्रिस्टल में प्लस माइनस है और इनके मध्य प्रबल आकर्षण है। अब अगर हम क्या करें बच्चों, बाह्य बल लगा दें, मान लो इधर मैंने प्रेस कर दिया, बाह्य बल लगाने पर, तो बच्चों जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बाह्य बल लगाया, तो परत खिसक जाएगी, स्लिप होगी। तो देखो आपने सेकेंड लेयर पे लगाया तो प्लस माइनस तो है ही, ठीक है। अभी थोड़ी सी खिसक गई तो देखो ये हिल गया थोड़ा सा, और ये तो अपनी जगह पे ही है। तो क्या नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे समान आयन पास आ गए, इसको देख लग रहा है सेम आयन है, सेम आयन पास है, समान आयनों के मध्य तो प्रतिकर्षण होता है, तो हल्का सा बल अगर तुमने लगा दिया तो समान आयन एक दूसरे के पास आ गए और इनके मध्य होता है प्रतिकर्षण, तो टूट जाएगा भाई, उसमें क्या है ना। तो बच्चों कठोर इसलिए क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। भंगुर इसलिए क्योंकि बंध अदिशात्मक है, हल्का सा प्रेस करने पे ही समान आयन पास आ जाते हैं और ये स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो बच्चों तीनों क्रिस्टल में आपको क्या करना है, संकुलन क्षमता, है ना, सरल घनीय जालक, तो आपको बताना है संकुलन क्षमता कितनी है, फिर अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, ठीक है। तो शॉर्ट में बता रही है ना, सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब बच्चों अगर मैं जालक ही बनाऊं, चल तो इसका जालक बनाते हैं, चलो किसका, उसको यहाँ, ठीक है। तो अगर हम ठीक है ये जालक बना दिया। अब बच्चों जालक में, सरल घनीय जालक में कण कहाँ है, तो हम कहेंगे खाली कोनों पे, ठीक है भाई। अब अगर कण जो है बच्चों कॉर्नर पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर कोने पे है, मैंने खाली दो ही दिखाए, है ना, और कोनों मतलब एज, किनारे की लंबाई जो है वो कितनी है, यहाँ आपको दोनों कण एक्चुअली दूर दिख रहे पर ऐसा है नहीं, है ना। अगर आप देखने जाएंगे ना बच्चों, तो ये जो पार्टिकल्स है आपके, ये एक्चुअली टच कर रहे एक दूसरे को, ये और ये टच कर रहे हैं, ठीक है। हमने जैसे दिखाया है ना, हमने जैसे दिखाया है कि हाँ भाई ये दूर है, पर एक्चुअली ऐसा है थोड़ा, ठीक है। तो ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देखना है, तो देखो ये आर है और ये आर है, और वैसे आपके पास क्या है, 2r ए है ना। किनारे की लंबाई मैंने कितनी मानी है, ए, और आपको पता है ये दोनों सेंटर टच, मतलब एक सेंटर से लेकर दूसरे सेंटर के बीच की दूरी है, यानी ए का मान कितना है, 2r। तो पहले हम लिख लेते हैं माना, क्या माना भाई, मानक हो गया, तो मैं लिख देती हूँ माना सरल घनीय कोष्ठिका, सरल घनीय कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, ठीक है भाई, सरल घनीय कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, तो वो हमने मान ली कितनी, एक, ठीक है। अब बच्चों एक इसके बराबर है, तो हम कहेंगे एक गोले के केंद्र से लेके दूसरे गोले का केंद्र, और एक्चुअली दोनों गोले एक दूसरे को टच करते हैं, उससे पहले ही दिया है, परमाणु एक दूसरे के संपर्क में। तो सरल घनीय में कौन टच करता है, तो हम कहेंगे कोना कोना टच करता है, SCC तो पढ़ रहा है, तो ये टचिंग कंडीशन में,
ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है भाई हमें पता है, हमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, हमें सीधा पता है कि a का जो वैल्यू है दैट इज 2r। ठीक है, अब बच्चों घन का आयतन, तो हम कहेंगे घन का आयतन तो होता है a क्यूब, ये आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब a क्यूब है तो a की वैल्यू तो 2r है ना, तो घन का आयतन निकालो। ठीक है, तो भाई घन का आयतन, तो हम कहेंगे घन का आयतन है a क्यूब, a क्यूब की वैल्यू रखेंगे हम 2r का क्यूब, यानी कि 8r क्यूब। ये हमारा इक्वेशन 3, यहाँ भी कोई डाउट नहीं, घन का आयतन आ गया। अब बच्चों SCC सरल, अभी तो पढ़ा था आपने सरल घनीय जालक, और इसकी कोष्टिका जो सरल घनीय कोष्टिका है ना, तो SCC में Z कितना होता है, तो हम कहेंगे Z SCC तो 1 होता है, 8 गुणों में 8 दिखते हैं, लेकिन योगदान तो 1/8 है, तो Z SCC 1 होता है। तो बच्चों चूंकि Z SCC का निर्माण एक गोले से होता है, ठीक है, SCC का निर्माण एक गोले से होता है, अतः एक गोले से होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक गोले का आयतन बताना है, गोले का आयतन। अब ये तो पता है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कि मुझसे पूछोगे गोले का आयतन कितना होता है, तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब है ना, तो गोले का आयतन भाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, समीकरण 4। अब संकुलन दक्षता बता दो भाई, तो बच्चों संकुलन दक्षता क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, है ना। तो घन का आयतन मतलब तुम्हारी पूरी जगह, गोले का आयतन कि उस जगह में सामान कितना रखा है, तो हम कहेंगे अच्छा सामान का आयतन अपॉन कमरे का आयतन इनटू 100। तो जब भी मुझे संकुलन दक्षता बतानी है तो आपको गोले का आयतन हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, तो गोले का आयतन अपॉन घन का आयतन इनटू 100। ठीक है, तो बच्चों गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और घन का आयतन तुम्हारा हो गया 8r क्यूब इंटू 100। सॉल्व करेंगे आप, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो π/6, हाँ π/6 इंटू 100 आएगा। सॉल्व करने बैठेंगे तो ये आएगा बच्चों 52.4%। ठीक है, 52.4%। क्लियर, ये आंसर तो याद होना चाहिए, उधर थोड़ा फाइंड करने बैठेंगे। ठीक है, अब आता है भाई, चलो ये तो आपका क्या था, सरल घनीय जालक था, सिंपल था। अगर मान लो तुम्हारे पास क्या होता, FCC होता, तो क्या करते, तो भाई FCC होता तो भी तो कुछ सोचना पड़ता। तो हम कहेंगे चलो मान लो FCC है, चलो अब क्या करें। तो बच्चों FCC में कण एक दूसरे को कहाँ टच करते हैं, तो देखो FCC में है ना, ये कंडीशन है टचिंग कंडीशन। मान लो एक कोने पे है ना, FCC में ये कोने पे है, ठीक है, और ये भी कोने पे, ये टच नहीं करेंगे, है ना, लेकिन ये फेस सेंटर ना, ये इन दोनों को टच करेगा, ये इसको भी टच करता है, ये उसको भी टच करता है। तो ले दे के मुझे तो बस ये डिस्टेंस मिल जाए कैसे भी करके, ये यहाँ से यहाँ की दूरी मिल जाए, बाकी काम हमारा हो जाएगा। तो देखो ये छत है, ये और टूटी है ना, तुम ये सोचो मैं ऊपर वाले की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसी की, है ना, ये ऊपर वाली चीज़ इसकी बात कर रही हूँ। तो बच्चे ये A है, ये A है, ये निकालना है। मान लो ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। ठीक है, तो आपको पहले तो बताना है, पहले तो हेडिंग ही लिखे, क्या लिखना था, फलक केंद्रित जालक। ठीक है, मतलब ऐसा जो भी जालक जिसकी बेसिक यूनिट सेल जो है वो FCC है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है FCC में कोने का कण, ठीक है, कोना किसको टच करता है, तो आपको बताना है फेस सेंटर को, मतलब छत का एक कोना और छत के बीच में जो बॉल आ रही है ना वो टच कर रहा है, कोना कोना आपस में टच नहीं कर रहा है ना। ये अगर मैं यहाँ बनाऊंगी तो टच नहीं करेगा, सिर्फ टचिंग कंडीशन वाले दिखाएं है हर जगह, तो लगेगा आपने सारे कोने क्यों नहीं बनाए, सारी फेस क्यों नहीं बनाई, तो वो दिखाना ही नहीं है मुझे, तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेटिव पार्ट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों FCC में कोने का कण तथा फलक के केंद्र का कण, है ना, फेस के सेंटर पे कौन है, फलक के केंद्र का कण,
आपस में टच करते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं। तो मतलब मुझे दिख गया कि ये जो ए है ना, ये बीच वाले को टच कर रहा है और ये बीच वाला सी वाले को टच कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास एक ट्राइंगल है बच्चों, है ना। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ तो मैं ऐसा दिख रहा है, छत पे देखो, छत पे सारी दीवारें 90 डिग्री पे है ना, है कि नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, है ना। और मुझे क्या फाइंड करना है? तो मुझे ए सी फाइंड करना है। ए सी है फलक विकर्ण। छत पे अगर तिरछी लाइन खींच दूँ तो क्या हो जाएगा? फलक विकर्ण हो जाएगा ए सी। तो बच्चों ए सी इक्वल्स टू क्या? पाइथागोरस लगा लो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो फलक विकर्ण ए सी कितना हो जाएगा? तो ए बी की वैल्यू तो ए है और बी सी की वैल्यू भी ए है, तो ये हो गया √2a। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 कर देते हैं। अब बच्चों फलक विकर्ण, है ना, दिखाने के लिए हमने दिखाया कि ये सारे पार्टिकल जो है वो दूर दूर है। एक्चुअली तो ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है। सोचो मैं अगर ऐसा कुछ बना दूं, ये, है ना, तो तुम्हारा ये पॉइंट क्या था? ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है? सी है। तो यहाँ पे जो गोले हैं ना बच्चों, इसी कलर के बनाती हूँ, देखो यहाँ जो गोला है ये ए है, ठीक है, और ये सी है, क्लियर। और ये बीच वाला ऐसे आता है ये, ठीक है। तो तुमने ए सी तो बता दी मुझे, कितनी बताई? ए सी की वैल्यू √2 है। त्रिज्याएं कितनी आ रही है वो कौन बताएगा? तो मैं कहूँगी देखो, सेंटर से लेनी है डिस्टेंस, सेंटर से ये लेनी है दूरी, ये लेनी है और ये लेनी है। तो भाई ये r है, ये 2r है और ये r है। त्रिज्या दिख रही ना, वो तो आधा ही है, आधा तो बाहर है, हवा में बटेगा कैसे फिर? ये पूरा आ रहा है, ठीक है, और ये इधर छत पे, तो 2 रेडियस आ रही है। तो मैं कहूँगी भाई फलक विकर्ण जो है, जो तुमने बोला है √2a, एक्चुअली वो 4r के बराबर है। ठीक है भाई, तो बच्चों √2a किसके बराबर है? 4r के। तो a किसके बराबर है? तो मैं कहूँगी a बराबर है 4r/√2। ये मेरा हो गया समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 ये रहा और ये समीकरण 2। टचिंग कंडीशन है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट पार्टिकल भी है ना, 2 सन्निकट कणों के मध्य की दूरी, एफसीसी में 2 नजदीकी कण जो टच करते हैं उनकी दूरी। तो भाई 3 के बीच की दूरी √2a है। 3 के बीच की दूरी कितनी है? √2a। तो 2 के बीच की दूरी कितनी है? तो √2a/2, मतलब कि a/√2। इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो ये a आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, घन का आयतन निकालें पहले। तो बच्चों घन का आयतन, तो घन का आयतन तो होता है a3, है ना, और a का मान सीधा रख दे, क्या था? 4r/√2। तो भाई 4r/√2 का क्यूब, तो निकालो 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 इंटू 4 64r3, फिर √2 इंटू √2 तो 2√2। समीकरण 3, ये क्या मुसीबत है? हाँ 2। तो ये आ गया समीकरण 3। अब एफसीसी का निर्माण कितने कणों से होता है ये तो बताओ। सब पढ़ा रखा है थियरी में, ऐसा कुछ है नहीं, फंस गई इस क्वेश्चन को लेके, आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ना। तो ये सब तो पढ़ रखा है थियरी में, इसको क्या कहीं नई चीज़ तोड़ना है। तो एफसीसी में कितने कण होते हैं? तुम कहोगे ZFCC 4 होता है, ठीक है ना। तो चूंकि एफसीसी का निर्माण 4 कणों से होता है, ठीक है यार, गर्मी बहुत है। एफसीसी का निर्माण 4 कणों से होता है, ठीक है। 4 कण मतलब 4 गोले, है ना, 4 कणों से होता है। अतः 4 गोलों का आयतन, ठीक है भाई, 4 गोलों का आयतन निकाल देते हैं। तो बच्चों 4 गोलों का आयतन कितना होगा? तो मैं कहूँगी 4 इंटू 4/3 πr3। ये मेरी समीकरण 4। अब मैं सीधा संकुलन दक्षता निकाल रही हूँ। तो बच्चों संकुलन दक्षता जो है वो होती है गोले का आयतन, यानी कि ये 4 इंटू 4 πr3/3, ठीक है। गोले का आयतन ये रहा, 4 गोले हो गए, बटा घन का आयतन तो 64r3 नीचे आएगा, ठीक है, और 2√2 पर चला जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब 4 चौक 16, 16 इंटू 4 64, और कुछ कटा गया? हाँ
2 और ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो और आर क्यूब तो काट ही ले, और ये बाकी तुम्हें लिखने की जरूरत क्या है, सीधा लिखो कि भाई एफसीसी का आंसर जो है पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74% होती है। सॉल्व करने में भी तो यही आनी है, ठीक है। तो ये हो गया एफसीसी। अब लेते हैं हम नया भाई बीसीसी। बीसीसी में क्या हो जाएगा, तो फिर हम घन ले लेते हैं। तो ये बना दिया हमने घन, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। अब बच्चों देखो बीसीसी में कंडीशन, कौन किसको टच करता है, बीसीसी में कौन किसको टच करता है, तो बीसीसी में छत का एक कण, देखो ये छत है ना, यहाँ छत पे उपस्थित एक गोला, ठीक है। और फर्श, तो देखो छत का आगे वाली दीवार ली ना, ये वाली दीवार दिख रही है, तो ये वाली है ना आगे वाली, तो फर्श की पीछे वाली दीवार लेनी, यानी ये डॉटेड वाली लाइन ना, ये पीछे वाली दीवार है, तो ये टच करते हैं क्या, तो हम कहेंगे नहीं ये टच नहीं करते हैं, है ना। डायगोनल, बॉडी डायगोनल बनाओ, तो छत की एक कोना, फर्श का दूसरा कोना ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और मध्य में एक गोला, यहाँ बॉडी के सेंटर में, तो ये मध्य वाला जो है ना भाई, ये इन दोनों को टच करता है एक्चुअली। और यहाँ दिखा नहीं सकते इसको, तो हमने ऐसे दिखाया है, तो एक्चुअली ये टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, और ये इसको, ये दूरी निकाल के दे दो, तो तुम कहोगे अच्छा ये दूरी मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो ए और बी तो मुझे पता है ए है, ये तुम कह रहे हो निकालो, तो मैं ट्राइंगल कैसे बनाऊँ, ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, तो तुम कहोगे ए सी को मिलाओ, ट्राइंगल तो बन जाएगा 90 डिग्री वाला, ये ले लो ये। तो ये तो फलक विकर्ण है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकाला था, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, आपको लिखा है सीधा √2a है ना, इसको क्या बताए, और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो भाई बीसीसी जालक है ना, तो बच्चों बीसीसी जालक में पहले आप बताओ, पहले ही लिख दो भाई, हमें पता है ना, हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, फिलहाल इसके बारे में क्या जान रहे हैं, तो हम जानते हैं कि बीसीसी में कोना, बॉडी सेंटर और कोना आपस में टच करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बीसीसी जालक में, है ना, या बीसीसी कोष्टिका में, पूरा 3D पैकिंग जालक है या फिर कोष्टिका है, ठीक है। तो बीसीसी जालक में कोने का कण काय के केंद्र पर उपस्थित कण, काय के केंद्र पर उपस्थित कण को स्पर्श करता है, ठीक है। इसलिए हम सीधा काय विकर्ण निकालने चले हैं, ठीक है भाई। अतः काय विकर्ण, समझे, बॉडी डायगोनल क्यों निकाल रहे, जो टच करेंगे उसको ही तो निकालेंगे, अदरवाइज तो मतलब ही क्या है, फिर कोई टच ही नहीं कर रहा तो मतलब नहीं। तो काय विकर्ण मतलब समझे बीसी निकाल रहे हैं हम, तो तुम कहोगे बीसी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल्स टू, तो बच्चों ए बी कितना है, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर, और बी सी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कहाँ से आ गया, बी सी तो फाइंड कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी कितना है, तो तुम्हें बताना है कि भाई इसमें फलक विकर्ण है, और हमें पता है फलक विकर्ण जो है यानी कि ए सी फलक विकर्ण √2a के बराबर होता है, ये आपको पहले बताना है उसको, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू कितना है, और वैसे हमने पिक्चर बना के लिख ही दिया था, √2a का स्क्वायर। तो बच्चों बी सी आ गया हमारे पास, ले देखे √3a, ये हमारा समीकरण 1, ए बाहर है रूट से ना, क्यों किया है भाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया √3a। अब क्या करें, तो रेडियस गिनो कितनी है ना, तो देखो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई √3, यहाँ रेडियस कितनी आई, तो होंगे ये आधा ही आएगा, कि आधा तो बाहर बढ़ रहा है, ये पूरा घर में आ गया तो ये 2r, और ये आधा आ गया, ठीक है। तो बस अब आप आगे एक्सप्लेन कर दो कि भाई √3a इक्वल्स टू, तो बच्चों √3a में रेडियस कितनी आ रही है, तो हम कहेंगे 4, √3a आ रहा है 4r, तो a कितना हुआ, तो 4/3 4/√3r, ये हमारा हो गया समीकरण 1, 2, ठीक है। √3a आ गया, काय विकर्ण है ना, बीसी क्या है, तो हम कहेंगे काय विकर्ण, और काय विकर्ण पे कितने गोले टच कर रहे हैं, तो काय विकर्ण पे 3 गोले टच कर रहे हैं,
सेंटर से सेंटर मापना है तो इसके तो दोनों, इसका तो व्यास आ गया, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, तो √3 इक्वल्स टू 4r और a इक्वल्स टू 4r/√3। ठीक है, अब घन का आयतन निकाल लेते हैं बच्चों। तो घन का आयतन, तो हम कहेंगे घन का आयतन तो होता है a³। ठीक है, और a का मान तो आपको पता ही है कितना था, 4r/√3 बस। तो 4r/√3 का क्यूब, यानी कि करो 64r³ हो गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आता है, एक √3 रह जाएगा, है ना। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, समीकरण 2 तक तो पहुंचे ही थे, ये हमारा समीकरण 3। ठीक है, तो भाई जगह कितनी हो तो आगे। अब इसी से में गण कहाँ होते, तो होंगे कि कोनों पे 8, योगदान 1/8, बॉडी के सेंटर में 1, योगदान पूरा। तो ZBCC 2 होता है, तो सीधा बताना है कि भाई चूंकि BCC का निर्माण, तो बच्चों BCC का निर्माण 2 गोलों से, है ना, 2 कणों से होता है। BCC में प्रति कोष्ठिका कणों की संख्या, तो 2 कण ही तो है BCC में। ठीक है, अतः 2 गोलों का आयतन निकाल दो। ठीक है भाई, 2 गोलों का आयतन, तो बच्चों गोले का आयतन तो होता है 4/3 πr³। 2 गोले हैं तो 2 × 4/3 πr³, समीकरण 4। अब निकालेंगे संकुलन दक्षता। तो देखो संकुलन दक्षता क्या होगी, तो होंगे गोले का आयतन बटा घन का आयतन × 100। तो गोले का आयतन तो कितना है, 2 × 4 πr³ बटे 3। घन का आयतन ये ले लो 64r³ और 3√3 × 100। तो ये 3 तो कैंसिल कर दे, है ना, और 4 दूनी 8 और 8 8 = 64। ठीक है, r³ भी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो √3 π/8 आ रहा है × 100, और हमें फाइनल आंसर पता है कि भाई हमारा फाइनल आंसर जो है वो है 68%। ठीक है ना, 3√3 डाल दिया अपन ने, है ना, और ये 3 भी डाल दिया था, 64 भी डाल दिया था। ठीक है, तो फाइनली ये हो गया 68%, 68% जो है वो क्या है, BCC की संकुलन दक्षता है। क्लियर, तो ये हो गए 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन जो आपके NCERT में है, चैप्टर ठोस अवस्था। अगली क्लास में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपने एक बार नोट्स भी बना लिए, NCERT भी सॉल्व कर ली, तो इससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स आराम से निकल जाएगा। नीट और JEE मेंस का पेपर भी निकलने में पूरा कंट्रीब्यूशन है ना, इससे बाहर नहीं जाता। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप पिछले सालों के पेपर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, तो आपको लगेगा ये नोट सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है पढ़ना, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, ना बने तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।